अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रहिलतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। जिस मुल्क में हम रहते हैं उसके मुख्तलिफ तफसीलात से आगाह रहना हमारी ज़िम्मेदारी है। हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से बाज़ चीज़ें आलमी तौर पर मारूफ़ हैं। मिसाल के तौर पर कि ये दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। लैंड एरिया के एतबार से 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इसको दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क माना जाता है। और यहाँ का बेसिक रिलीजियस डेमोग्राफी इस तरह है कि यहाँ पर 2011 के सेंसस के मुताबिक हिंदूज़ की तादाद 80% है, मुसलमानों की तादाद 14, ईसाई 2.3% हैं, सिख 1.72% है, बुद्धिज़्म के मानने वाले 0.7% हैं, जैनिज़्म के मानने वाले 0.37% है। बाकी 1% का ताल्लुक़ मुख्तलिफ छोटे आइडेंटिटीज़ के साथ है। मगर इतने मालूमात हमारे समाज के ताल्लुक़ से हमारे लिए काफ़ी नहीं है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। खुसूसन ये जो डेमोग्राफी बताया गया, हिंदुस्तान की डेमोग्राफी उतनी सिंपल नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया में पॉपुलेशन को अगर आप सेगमेंट वाइज देखें तो यहाँ पर हज़ारों सेगमेंट्स पॉपुलेशन के पाए जाते हैं। हर सेगमेंट का उसके अपने फीचर्स हैं। अब जाहिर है कि जिनके पास कोई पैगाम हो समाज को पहुँचाने के लिए, जो हजरात समाज में तब्दीली चाहते हैं, उनको सब तक पहुंचना होता है, मगर मुमकिन नहीं है। अगर आप सोसाइटी में जो एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स हैं उनको अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर आपका काम आसान हो जाता है। उनमें से बाज़ को आप चुन सकते हैं और उनको अप्रोच कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल है। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें समाज के दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरी है कि हम उनसे फेमिलियर हों और वो हमसे फेमिलियर हों। अजनबी आदमी अजनबी सोसाइटी में कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उसकी बात को सुनने वाले कम होते हैं। और ये हकीकत है कि अगर किसी समाज में आप समाज के हकाइक से इग्नोरेंट हो तो खुद एक स्टेट ऑफ ट्रॉमा है, बहुत ही तकलीफदा पोजीशन है वो, कि आप एक समाज में रहते हैं और उस समाज के हकाइक से आप वाकिफ़ नहीं हैं। और दूसरी तरफ आप खुद एक समाज में अजनबी हैं, समाज में आप सदियों से रह रहे हैं, मगर वो समाज आपसे वाकिफ़ नहीं है। आपके अकायद क्या हैं, आपका कल्चर क्या है, आपकी ज़हनियत क्या है, इससे आपका समाज वाकिफ़ नहीं है। ये भी बहुत ही तकलीफदा पोजीशन है। तो ज़रूरी है कि हम समाज को जानें और समाज हमको जाने, और हम जिन चीज़ों की नुमाइंदगी करते हैं, जिन बातों की नुमाइंदगी करते हैं, उससे भी हमारा समाज वाकिफ़ हो। आप जानते हैं कि आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंतखाब किया गया तो एक ऐसे ट्राइब से किया गया जो पूरे अरब में मारूफ था, और ख़ुद उस ट्राइब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी मारूफ थे। अरब के तमाम, खुसूसन बैतुल्लाह की वजह से अरब के तमाम कबाइल मक्के को जानते थे और कुरैश को जानते थे। तो ऐसे एक कबीले से आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना गया। इससे काम एक हद तक आसान हो गया। अपने आप को तारुफ कराने का जो टास्क है उसमें एक मरहला इसी तरह तय हो गया। और आप देखेंगे कि कुरान ने जो असलूब इख्तियार किया है, खुसूसन मक्की सूरतों में, सूरह कुरैश जिसकी मैंने तिलावत की आपके सामने, उसमें अल्लाह ताला का तारुफ कराने के लिए
3 मारूफ चीज़ों से अल्लाह ताला को रिलेट किया गया। पहली चीज़ बैतुल्लाह है, जिसको सब लोग जानते थे। अल्लाह ताला के बारे में कहा गया कि ये नहीं कहा गया कि ज़मीन आसमान का रब है, बल्कि ये कहा गया कि वो बैतुल्लाह का रब है, वो बैतुल्लाह जिसे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और फिर भूख से रिलेट किया गया अल्लाह ताला को, जिसका तकरीबन हर आदमी को उस समाज में तजुर्बा था कि भूख, आप जब भूख की हालत में होते हैं तो आपको खाना खिलाने वाला वो अल्लाह ताला है। और फिर इनसिक्योरिटी, खौफ, ये भी इससे भी काफ़ी मानूस थे अहले मक्का और अरब, उससे अल्लाह ताला को जोड़ा गया कि आपको खौफ की हालत में अमन दिलाने वाला है अल्लाह ताला। हम आमतौर पर हिंदुस्तान को एक समाज समझते हैं और कहते हैं कि जो हमारी जो भी बातें होती हैं वो पूरे हिंदुस्तान के ताल्लुक से होती हैं, या फिर बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ के ताल्लुक होती हैं। जैसे कर्नाटक के बारे में हम बात कर रहे हैं, या क्रिश्चियनिटी या हिंदुइज़्म, इस तरह के मजहबी ग्रुप्स हैं। टोटल ग्रुप्स के ताल्लुक से हमारी बातचीत होती है, हमारे स्टेटमेंट्स इन ग्रुप्स के ताल्लुक से होती है। मगर अगर आपको सोशल चेंज के प्रोसेस में अगर पार्टिसिपेट करना है तो ज़रूरी है कि आप इस तरह के जनरलाइज्ड अप्रोच को अवॉइड करें और स्पेसिफिक अप्रोच इख्तियार करें। समाज में जो रियल एंटिटीज़ हैं उनको आप आइडेंटिफाई करें और उनके साथ आप इंटरेक्ट करें। मुझे याद होता है कि 1980s में ये जो स्पेसिफिक अप्रोच है वो मार्केटिंग में खासकर उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। 1980s के आगाज़ में पेप्सी और कोका कोला, इन 2 कंपनीज के बीच में काफ़ी कंपटीशन था, वो टक्कर का कंपटीशन था। तो उस वक्त पेप्सी ने एक स्पेसिफिक अप्रोच इख्तियार किया जिसको काफ़ी सक्सेसफुल समझा गया। उनका अप्रोच था कि एक तो सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, STP, पूरे सोसाइटी को देखने के बजाय आप अपने प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में सोसाइटी को देखें, उसमें फिर सेगमेंटेशन करें, टारगेट करें स्पेसिफिक सेगमेंट्स को, फिर पोजीशनिंग करें अपने प्रोडक्ट को। तो 80s में पेप्सी वालों ने यह किया कि उन्होंने 2 सेगमेंट्स आइडेंटिफाई किए। पहले, सॉफ्ट ड्रिंक के कंज्यूमर्स में कितने लोग हैं और कौन कौन से कंट्रीज में, कौन कौन से सोसाइटीज़ में ऐसे लोग कितने हैं जो 100% पेप्सी के साथ लॉयल हैं। ये एक सेगमेंटेशन हुआ। दूसरा सेगमेंट था कि कौन लोग 100% कोका कोला के साथ, कोक के साथ लॉयल हैं। और उन्होंने ये फैसला किया कि हम इन 2 ग्रुप्स को अब टारगेट नहीं करेंगे, हम एक तीसरा सेगमेंट आइडेंटिफाई करेंगे और उनमें हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। वो कौन सा ग्रुप है? ये वो लोग, उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने आइडेंटिफाई की। एक ये कि वो लोग स्विच ओवर करते रहते हैं, कभी पेप्सी पीते हैं, कभी कोक पीते हैं। तो उन लोगों को परमानेंटली लॉयल बनाया जाए पेप्सी का, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाया गया। फिर वो लोग हैं जो दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं या दूसरे जो छोटे ब्रांड्स के सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनको कंज्यूम करते हैं। तो उनको टारगेट किया गया कि उनको कैसे पेप्सी की तरफ लाया जाए और पेप्सी का लॉयल कंज्यूमर उनको बनाया जाए। इससे उनका काम काफ़ी आसान हो गया। एडवर्टाइजमेंट में जो वो खर्च कर रहे थे उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट वो लोग जहाँ ज़ाया हो रहा था वहाँ से बचा कर ज़रूरी जगह जहाँ ज़्यादा वो सूदमंद हो सकता था, ज़्यादा जो फ्रूटफुल हो सकता था, ऐसे जगह वो अपने रिसोर्सेज को लगा सके। तो सोशल चेंज के प्रोसेस में जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको बाज़ चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए सोसाइटी में। एक है सोसाइटी की जोग्राफी और दूसरी चीज़ है डेमोग्राफी, फिर साइकोग्राफिक्स है, बिहेवियर है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इन चीज़ों का मुताला करना ज़रूरी है। अब जब हम साइकोग्राफिक्स कहते हैं तो उसमें लोगों का लाइफस्टाइल आया, उनकी दिलचस्पियाँ, उनके प्रेफरेंसेस, इंटरेस्ट आ गए, उनके ओपिनियंस हैं, उनका एटीट्यूड आया। इन चीज़ों को अगर हम सीरियसली मुताला करते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग अपने मैसेज को डिज़ाइन कर सकते हैं स्पेसिफिकली। जो लोग अपने मिशन में सीरियस हैं वो लोग सीरियसली ये काम करते हैं सोसाइटी में अपने मैसेज के रेलेवेंस के एतबार से किन के लिए ये ज़्यादा रेलेवेंट है, किन के लिए ये ज़्यादा काबिल कबूल हो सकता है। इस तरह के फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके अगर आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी उनकी एनर्जी में बचत होती है।
आप जानते हैं इस मुल्क में मुसलमान सदियों से रह रहे हैं, मगर मुसलमान कभी ये दावा नहीं कर सकते कि तारीख के किसी भी मरहले में हम इस समाज में मारूफ थे। मुसलमान हमेशा मिस्ट्री रहे हैं, आज भी अननोन है, पहले भी अननोन थे। उसके जिम्मेदार खुद हम ही हैं। हमने जिस तरह कोशिश करनी चाहिए थी अपने आप को, अपने मैसेज को, अपने बिलीफ्स को, अपने कल्चर को, अपने ईथोस को समाज में मुतारुफ करने की जिस तरह से कोशिश करनी चाहिए थी हमको, उस तरह की कोशिश हमने ना पहले की थी ना अब कर रहे हैं। मगर मुसलमानों के ताल्लुक से जो परसेप्शन है सोसाइटी में, पहले भी अननोन थे, आज भी अननोन है, मगर परसेप्शंस में तब्दीली आई है। एक ज़माना था कि मुसलमान रेस्पेक्टेड और फियर्ड अननोन थे मगर उनका रेस्पेक्ट था, अननोन थे मगर उनके एक तबके से लोग डरते थे, उनके पावर से और उनकी कैपेसिटी से। समाज का एक बड़ा तबका जो है डरा हुआ था, सहमा हुआ था, तो उस लिहाज से उनका रेस्पेक्ट किया जाता था सोसाइटी में। अब जो है दो फैक्टर्स पाए जाते हैं मुसलमानों की तरफ से, या तो सस्पिशन है या तो फिर हेट्रेड है। अननोन अब भी है, मगर अब सस्पेक्टेड अननोन है हम, या हेटेड अननोन है। समाज के एक बड़े तबके के लिए, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए हो, समाज का एक बड़ा तबका है जिसके लिए हम अननोन भी हैं और सस्पेक्टेड भी हैं। आप जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सच्चा होने के जो दलाइल दिए, उसमें सबसे बड़ी दलील ये थी, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रा, मैंने तुम्हारे दरमियान एक उम्र गुजारी है और मेरी जो ज़िंदगी तुम्हारे सामने गुजरी है वो इस बात की दलील है कि मैं जो बातें पेश कर रहा हूँ, जो दावे पेश कर रहा हूँ, वो सच्चे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इस पोजीशन में नहीं हैं, अगरचे कि हमने यहाँ सदियाँ गुजारी हैं। हम ये दावा नहीं कर सकते कि लोग हमको जानते हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि आप लोगों ने हमको देखा है, हमारा ये किरदार रहा है। ये कहने के पोजीशन में शायद हम नहीं हैं। जब आप किसी सोसाइटी में अननोन रहते हैं, अजनबी रहते हैं, तो रिस्क इस बात का रहता है कि आपके ताल्लुक से कोई भी बात समाज में मनवाई जा सकती है, आपके ताल्लुक से एजम्पशंस पैदा किए जा सकते हैं, गॉसिप्स फैलाए जा सकते हैं, रूमर्स फैलाए जा सकते हैं, आपको प्रोपेगेंडा का शिकार बनाया जा सकता है। और ये तमाम चीज़ें आसान हो जाती हैं जब आप समाज में गैर मारूफ हो। जब आपने अपना तारुफ खुद नहीं कराया किसी भी समाज में, तो जाहिर है कि दूसरे लोग आपका तारुफ कराने लगेंगे, और वो तारुफ कराने वाले अगर आपके खैरखा ना हो तो फिर आपका तारुफ बड़े बुरे अंदाज से होगा। आपकी तस्वीर बनाने वाला अगर आपका दुश्मन हो तो बहुत ही खौफनाक तस्वीर आपकी बनेगी। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में मुसलमानों के ताल्लुक से ये हुआ है और हो रहा है। हमने अपनी मिल्लत को, अपने दीन को तारुफ कराने का काम हॉस्टाइल फोर्सेस के हवाले कर दिया, आउटसोर्स कर दिया है। जिन हजरात को हमसे नफरत है, जो लोग हमको समाज में विलन बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं, हमारे अकायद को गलत अंदाज में पेश करने का जिनका इंटरेस्ट है, उन लोगों को हमने छोड़ रखा है। और वो लोग बहुत ही एक्टिवली ये काम बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। आप देखेंगे मीडिया में या जितने भी लोगों को एजुकेट करने के जितने भी सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस में कौन एक्टिव है और किस अंदाज से वो इस्लाम और मुसलमानों की तस्वीर पेश कर रहे हैं। अलबत्ता ये हमारी खुशकिस्मती है कि मीडिया के एक बड़े सेगमेंट में आज भी गैर मुस्लिम, कुछ ऐसे गैर मुस्लिम पाए जाते हैं, बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी हैं वो लोग इस्लाम और मुसलमानों के दिफा का काम कर रहे हैं। इस्लाम और मुसलमानों के दिफा के काम में, या इस्लाम और मुसलमानों के सही और पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करने के काम में अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों का रोल कम है, और दीगर जो गैर मुस्लिम दानिश्वर हैं, गैर मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, उनका रोल ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हालिया सालों में। आप जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोसाइटी को जनरलाइज्ड निगाह से नहीं देखते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अप्रोच जो है वो जनरल नहीं था, बल्कि स्पेसिफिक था। कुरान में हम देखते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, या अय्युहल्लज़ीना कफरू है, या अहलल किताब है, ये जनरल एड्रेसेस हैं।
मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अप्रोच जो है स्पेसिफिक था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने आप को कुरैश और कुरैश में बनु हाशिम के तौर पर इंट्रोड्यूस करते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो डील्स किए हैं, ट्रीटीज किए हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ट्रीटी कुफ्फार के साथ, मुशरिकीन के साथ या अहले किताब के साथ नहीं था। स्पेसिफिकली लिखा हुआ था ट्रीटीज में कि किन के साथ है, और उसमें नाम जो है ट्रीटी के पार्टी के तौर पर इस तरह के इस्तिलाहात नहीं थे कि वो बनी इसराइल हैं या नसारा हैं या मुशरिकीन मक्का हैं, बल्कि स्पेसिफिकली ट्राइब्स के नाम थे। बनु किराना, कुरैश के मुख्तलिफ वहाँ के जो ट्राइब्स थे उनके साथ ट्रीटीज हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और मदीना के ट्रीटीज अगर आप देखें तो औस और खजरत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रीटीज हुए थे। और ज्यूज़ में से भी स्पेसिफिकली बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु कैनुका, इस तरह के मखसूस कबाइल के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रीटीज किए, मुआहिदे किए। इसका मतलब ये नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोसाइटी को डिवाइड कर रहे थे, ऐसा नहीं था, बल्कि वहाँ कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिटीज मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आइडेंटिटीज को एक्नॉलेज किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नई आइडेंटिटी पैदा नहीं की वहाँ पर, बल्कि जो एग्जिस्टिंग आइडेंटिटीज थे उनको रिकग्नाइज किया और उनको उनके एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज किया। इंडिया दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी। यहाँ कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं, कॉमन हैं लोगों के दरमियान, मगर कॉमन चीज़ें बहुत कम हैं और अनकॉमन चीज़ें, डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है। यहाँ बहुत कम चीज़ें हैं जो तमाम पर जिनका इतलाक होता है। आप कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं बता सकते कि सब पर हमेशा अप्लाई होता हो। डिफरेंसेस हैं। अगर आप यूपी में या तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में या केरला में ये करोड़ लोगों के साथ भी आप कई साल तक इंटरेक्ट करें, तब भी आप ये दावा नहीं कर सकते कि मैं अब हिंदुस्तान को समझने लगा हूँ, क्योंकि यूपी पंजाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तमिलनाडु महाराष्ट्र से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और केरला बिहार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। केरला में आप 50 साल गुजारें केरला के मुताले में, फिर आप बिहार जाएं, वहाँ आप अननोन है और बिहार की सोसाइटी आपके लिए अननोन है। हर चीज़ वहाँ की आपको नहीं लगेगी। इतना डिफरेंस जो है मुख्तलिफ एरियाज में, जोग्राफिक एरियाज के एतबार से हिंदुस्तान में है। इसके अलावा दूसरे भी फैक्टर्स हैं जिनके बुनियाद पर डिफरेंसेस होते हैं। लोगों के लैंग्वेजेस अलग हैं, कास्ट अलग हैं, उनके ट्राइब्स अलग हैं। इस एतबार से उनके एटीट्यूड में, उनके कल्चर में, उनके अकायद में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। हिंदुस्तान अपने नंबर ऑफ आइडेंटिटीज़ के लिए मशहूर है। यहाँ हर किलोमीटर में आपको मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ मिलते हैं। आपको प्रैक्टिकल इफ़ेक्टिवली अगर अपना मैसेज पहुंचाना है या कोई सोसाइटी के को एड्रेस करके कुछ उसमें सुधार लाना, रिफॉर्म लाना है सोसाइटी में, तो आप जनरल अप्रोच से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको मुख्तलिफ सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनके इथोस को पहचानना पड़ेगा। लोकल कल्चर से अपने आप को मानूस करना पड़ेगा। छोटे छोटे जो सेगमेंट्स है, ग्रुप्स हैं, उनके बिलीफ्स को जानना पड़ेगा, फिर उनके प्रैक्टिसेस से अपने आप को मुतारुफ कराना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली हमारे दौर में मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी तरफ से स्टडीज़ होते रहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि जिनके पास समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है और उस मैसेज को समाज के एक एक फर्द तक पहुंचाना जो लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपनी बुनियादी जिम्मेदारी समझते हैं, उनकी तरफ से इस तरह की कोशिशें बहुत कम हुई हैं कि स्पेसिफिक ग्रुप्स को के पास जाएं, करीब से उनको देखें और उनको स्टडी करें और अपने स्टडी के नताइज जो है उसको रिकॉर्ड करें, फिर शेयर करें लोगों के साथ। इस तरह की कोशिशें सो कॉल्ड दाई ग्रुप्स की तरफ से बहुत कम हुआ है। ये एक तरफा नसीहत करने का काम करते हैं हमारे आम तौर पर। दाई एक्सेप्शंस हैं, मैं जनरल बात बोल रहा हूँ। आम तौर पर हम ये समझते हैं कि एक तरफा तौर पर समाज, चाहे सामने वाला कोई भी हो, हमारा एक ही मैसेज है, हम उसको कन्वे करते रहेंगे। ये अप्रोच है। इसीलिए हमारे यहाँ मुसलमानों की तरफ से इंडियन सोसाइटी के ताल्लुक से
उनके स्टडीज़ बहुत कम है, रिसर्च वर्क्स बहुत कम है, सोशो इकोनॉमिक स्टडीज़, सोशो कल्चरल स्टडीज़, ये सब मुख्तलिफ तबक़ात की तरफ से आते हैं, मुसलमानों की तरफ से बहुत कम आते हैं। मैं तो रिसेंटली बहुत कम देखा हूँ इस तरह के कोई स्टडीज़ जो मुस्लिम्स के किसी ग्रुप्स की तरफ से आया हो। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है और उसमें मेरे ख्याल से इस्लाह की फौरी ज़रूरत है इस मैदान में। अलबत्ता जो स्टडीज़ दूसरे लोग किए हैं, जैसे हिंदुस्तान में रिलीजन के ताल्लुक से लोगों का एटीट्यूड क्या है, गॉड के ताल्लुक से लोगों का एटीट्यूड क्या है, और दूसरे अपने फेलो बीइंग्स के साथ, दूसरे कम्युनिटीज़ जो नेबरिंग कम्युनिटीज़ हैं उनके ताल्लुक से लोगों का एटीट्यूड क्या है, ये असल में हमारा मौजू है। हमको स्टडी करना चाहिए था इन चीज़ों को, मगर दूसरे ग्रुप्स हैं, जैसे पीयू एक यूएस बेस्ड एक थिंक टैंक है, काफ़ी रिसोर्सेस लगाते हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के समाजों को समझने के लिए। उनके रिसर्च है, काफ़ी काबिल गौर है हमारे लिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ख़ासकर हमारे नौजवान साथियों से कि इस तरह के जो रिसर्च अवेलेबल हैं उनका संजीदगी के साथ बल्कि गहराई के साथ मुताला करें। ये जो स्टडीज़ हैं इनसे हमको मदद मिलेगी बेटर इंटरेक्शन करने के लिए सोसाइटी के साथ, और कोशिश करें कि कम से कम आइंदा आने वाले दिनों में हम ये जिम्मेदारियां खुद निभाने लगे। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को कोई और स्टडी करे और हम स्टडी करें, उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। हर स्टडी करने वाला अपने नुक्ता नज़र से स्टडी करता है। जब हम स्टडी करेंगे तो फिर अपने नुक्ता नज़र से हम करेंगे तो नताइज में काफ़ी फ़र्क होगा। फिर भी हमारे अपने स्टडीज़ के एब्सेंस में हमारे लिए अब ये नागुज़ीर है कि दूसरों के जो स्टडीज़ हैं, खुसूसन हमारे यहाँ के जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो रिसर्च सेंटर्स वगैरह ने मुख्तलिफ समाज के एस्पेक्ट्स पर स्टडीज़ किए हैं और काफ़ी प्रोफेशनल साइंटिफिक स्टडीज़ हैं वो, उनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान जो है हिंदू मेजॉरिटी वाली कंट्री है। यहाँ एक आबादी के एक बड़े तबके को हिंदू के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है और उनकी आबादी लगभग 80% है। और हम जानते हैं कि ये एक सिंगल कम्युनिटी का नाम नहीं, हिंदू जो नाम दिया गया है ये एक सिंगल कम्युनिटी का नाम नहीं है, ये हजारों कम्युनिटीज का एक मजमुआ है जिसको कन्वीनियंस के लिए एक नाम दिया गया है हिंदू। और हम ये गलती कर बैठते हैं कि क्योंकि हम जिनको हिंदू नाम में, हिंदू के अंडर में कैटेगराइज करते हैं, उनके अकायद सेम नहीं है, उनका कल्चर सेम नहीं है, उनकी ज़ुबान सेम नहीं है, हर लिहाज से वो लोग मुख्तलिफ हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उनको कॉमनली बाइंड करती हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस मामले में भी जनरलाइज न करें, हर ग्रुप को रिकग्नाइज करें और हर ग्रुप को नज़दीक से पहचानने की कोशिश करें। आमतौर पर पॉलिटिकल ज़रूरतों के लिए कहा जाता है कि ये एक कम्युनिटी है, हालांकि इसमें जो हज़ारों ग्रुप्स हैं, जिन दो ग्रुप्स के बीच में शादी नहीं हो सकती, शादी का रिश्ता जिन दो ग्रुप्स के दरमियान कायम नहीं हो सकता, उनको हम एक ग्रुप नहीं मान सकते। सिंपल क्राइटेरियन है आइडेंटिफाई करने का। तो जो ग्रुप्स आपस में शादी नहीं कर सकते उनको आप दो ग्रुप समझें और दोनों का अलग से मुताला करें। जिसको हम हिंदू सोसाइटी कहते हैं उसमें जो ब्रॉडली जो डिवीजन है वो है 4 वर्नास के बेसिस पे। हम स्ट्रेट अवे कास्ट पे जाते हैं, हालांकि कास्ट उसके बाद वाला मरहला है। मेनली जो डिवीजन है हिंदू सोसाइटी में, हिंदू सोसाइटी को पहचानने के लिए जो आइडेंटिटीज हैं वो 4 वर्नास हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्नास। हमारे अक्सर लोग हिंदुस्तान के दलित कम्युनिटी को, जो काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है, एससीज और एसटीज हैं, इनको भी शूद्रास में शुमार करते हैं। 4 वर्नास में जो लास्ट वर्ना है शूद्रा, उसमें इन लोगों को शामिल करते हैं। हालांकि इनका इन 4 वर्ना से कोई ताल्लुक नहीं है, इन लोगों को अवर्णा कहा जाता है। जो 4 वर्ना वाले हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनको सवर्णा कहा जाता है। और जो एससी एसटीज हैं वो अवर्णाज हैं। वो जिस तरह यहाँ के माइनॉरिटीज सवर्णा नहीं है, इसी तरह यहाँ के दलित्स भी, यहाँ के एससी एसटीज भी सवर्णाज नहीं है। वो सवर्णा की कैटेगरी से बिल्कुल अलग, मुख्तलिफ अपनी उनकी एंटिटी है। और जो लोग
जिनको हम सवर्ण आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी कोई एक मजहब नहीं है, एक ग्रुप नहीं है। उनके अंदर सवर्णाज में 4 जो वर्णाज हैं उनके अंदर 3000 से ज्यादा कास्ट हैं। वर्णा से मैं कास्ट की तरफ आ रहा हूं। 4 वर्णाज हैं और हर वर्णा के अंदर सैकड़ों कास्ट हैं, और कुल ये 4 वर्णाज में अगर मिलाकर देखें तो 3000 से ज्यादा मुख्तलिफ कास्ट हैं। और हर कास्ट के अगर आप करीब जाके देखें तो गिनती करना मुश्किल है कि कितने कास्ट हैं। एक अंदाजा, एक मोटा अंदाजा यह है कि हिंदुस्तान के 4 वर्णास के अंदर 3000 से ज्यादा कास्ट हैं और 25,000 से ज्यादा सब कास्ट हैं। मैं इसलिए ये बात अर्ज कर रहा हूं कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यानी 25,000 कास्ट को, सब कास्ट को समझना, उनसे मारूफ होना, ये कोई आसान काम नहीं, काफ़ी बड़ा चैलेंज है। इसलिए कोई अपने टास्क को अंडर एस्टिमेट न करे, काफ़ी बड़ा टास्क है हमारे सामने। अभी जो ट्रेंड है इंडिया में, उसमें शूद्र, दलित का जो लफ्ज़ है वो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव लफ्ज़ है, और एसटीज के साथ शूद्रास को भी दलित लफ्ज़ में, इस्तिलाह में शामिल किया जाता है। और हिंदुस्तान में जो कास्ट कोई ऐसी सुपरफिशियल आइडेंटिटी नहीं है। कास्ट के बड़े गहरे असरात हिंदुस्तान में है। कास्ट का असर हिंदुस्तान में इतना गहरा है कि मुसलमान भी अपने पड़ोसियों की आइडियोलॉजी से मुतासिर हुए हैं। मुसलमानों के अंदर भी कास्ट के असरात बहुत से मकामात पर पाए जाते हैं। मुसलमान अपने में से कुछ लोगों को आला समझते हैं, कुछ लोगों को उनसे लोअर समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। जिनको इलाज करना था, जिनको मुआलिज बनना था, वो खुद बीमार हो गए। और ये होता है, आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज की बीमारियों का आप इलाज नहीं करेंगे तो एक दिन आप खुद उन बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, आप खुद बीमार बन जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये अलमिया हुआ है। और जिन 25,000 सब कास्ट की मैं जो बात कर रहा हूं, इनका कोई कॉमन माबूद नहीं है। इनके माबूद भी अलग हैं, इनके बिलीफ्स अलग हैं, इनके मेथड ऑफ वर्शिप, इबादत का तरीका जो है वो अलग है। और ये लोग पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स में फैले हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशंस में लगे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के क्राफ्ट्स करते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं कि कौन किस वर्णा से ताल्लुक़ रखता है, किस कास्ट से ताल्लुक़ रखता है, किस सब कास्ट से ताल्लुक़ रखता है, किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता है, कौन सा क्राफ्ट वो जानता है, किस क्राफ्ट को उसने अपना ज़रिए माश बनाया हुआ है। आपको सोसाइटी में इंटरेक्ट करने के लिए जिन लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके ताल्लुक से इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, अब जाहिर है कि आप पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के साथ तो हम ऐसे हर एक इंटरेक्ट करने वाला नहीं है, मगर जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके ताल्लुक से ये बुनियादी मालूमात हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। हिंदुइज़्म और ये जो इन तमाम तबक़ात पर मुश्तमिल जिसको हम हिंदुइज़्म कहते हैं, उसके कुछ कॉमन मिथ्स हैं, कुछ उनके डोगमाज हैं। इन चीज़ों को जान ले अगर हम, तो फिर उससे भी इंटरेक्शन में आसानी होती है। और मैंने जब मुताला किया, बचपन से मैंने ये प्रोसेस शुरू किया था हिंदुइज़्म के मुताले का, खुसूसन हिंदू मैथोलॉजी के, हिंदू पुराणास के मुताले का, तो मेरा एडवाइस ये है कि मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हिंदू मिथोलॉजी। कभी आप बोर नहीं होंगे। आप भी कोशिश करें हिंदू मैथोलॉजी के स्टोरीज के ज़रिए से हिंदुइज़्म को समझने की कोशिश करें, तो बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस है और बोरिंग प्रोसेस नहीं है। आमतौर पर आप कोई मज़हब, कोई फ़लसफ़ा, कोई थियोलॉजी, कोई थियोसफी जानने की कोशिश करते हैं, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी बोरिंग होता है वो। अनलेस आपका मिशन आपको बहुत प्यारा हो, उस मुताले की राह में आगे बढ़ना, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना मुश्किल होता है आदमी के लिए। मगर
हिंदुइज्म में, हिंदू मैथोलॉजी ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत ही दिलचस्पी की 22 चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें। यू विल फाइंड द एंटायर जर्नी वेरी फैसिनेटिंग। अब हम लोग शेड्यूल कास्ट की तरफ आते हैं। शूद्रास का जिक्र हमने किया। शेड्यूल कास्ट हिंदुस्तान में तकरीबन 17 करोड़ लोग, तकरीबन 16% लोग जो है उनका ताल्लुक शेड्यूल कास्ट से 2011 के सेंसस के मुताबिक। उनको अनटचेबल समझा जाता है। समाज का एक बड़ा तबका उनको अनटचेबल समझता है। ये अनटचेबिलिटी बहुत ही यूनिक चीज़ है हिंदुस्तान में। दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या मुख्तलिफ किस्म के डिस्क्रिमिनेशंस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं, मगर अनटचेबिलिटी इंडिया के लिए यूनिक है। और ताजुब की बात है कि दुनिया के दूसरे बहुत से इविल्स हैं जिनसे दुनिया ने नजात पाई है। दुनिया की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में स्लेवरी की लानत थी, वहाँ पर उससे लोग नजात पा गए, मगर अनटचेबिलिटी ऐसी एक लानत है कि जिससे आज भी हिंदुस्तानी समाज आज़ाद नहीं हुआ है। अनटचेबिलिटी आज भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रैक्टिस किया जाता है, बहुत स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस किया जाता है। और मुझे नहीं लगता कि जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं सोशल रिफॉर्म में, कई डिकेड्स तक हम ये गोल अचीव कर पाएंगे कि अनटचेबिलिटी से इंडियन सोसाइटी को पूरी तरह आज़ाद किया जाए। काफ़ी मुश्किल काम है। उसके उतने डीप जो है रूट्स हैं, उनको इवन सरकारी दफ्तरों में भी अक्सर जो सफाई कर्मचारी के तौर पर उनको यूज़ किया जाता है। जो काम दूसरे लोग जिन कामों को करने से हिचकिचाते हैं, ऐसे कामों को उनके सुपुर्द किया जाता है। और हिंदुस्तान के अक्सर मकामात पर उनको फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स से भी डिप्राइव किया गया है। तो ये बजाय खुद बहुत ही अहम सब्जेक्ट है मुताले के लिए। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा क्राइम्स जो हैं इस कम्युनिटी के खिलाफ होते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ क्राइम्स होता है। और मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से इनमें से अक्सर क्राइम्स रजिस्टर नहीं होते, उनके खिलाफ केस दायर नहीं होता। पुलिस स्टेशंस का माहौल यह है कि अक्सर पुलिस स्टेशंस में दलित्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, तो वहाँ पर एफआईआर दायर करने से इनकार किया जाता है। और अगर एफआईआर दायर भी हो, फिर मामला कोर्ट तक चले जाए, तो कन्विक्शंस का जो रेट है, उसके मुख्तलिफ स्टडीज़ आए हैं कि बहुत ही लो रेट है। यानी प्रोसेस जो है मुजरिम को सज़ा दिलाने तक नहीं पहुंच पाता। मुख्तलिफ अवामिल हो सकते हैं उसके, मगर ये सूरत हाल है। और मेरे ख्याल से जो भी ह्यूमन कंसर्न रखते हैं उनके लिए बहुत ही अहम मौजू है, ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। इनका रिप्रेजेंटेशन, वैसे ओबीसीज का भी, शूद्रास का भी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है सरकारी दफ्तरों में, मीडिया में। क्रूशियल जितने भी एरियाज हैं वहाँ पर अपर कास्ट का डोमिनेशन है, और ओबीसीज और खुसूसन एससी एसटीज का रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत ही कम है। उनके आबादी के तनासुब से आप देखें तो उनका रिप्रेजेंटेशन तशवीशनाक हद तक कम है। सरकार ने कुछ रेमेडियल मेजर्स किए हैं, जैसे रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन एक मेजर है, जिन लोगों की नुमाइंदगी कम है उनको मुतनासिब नुमाइंदगी देने की, मगर उसके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे यूपी के बारे में अभी एक 2019 का एक स्टडी आया है, जस्टिस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। उसमें बताया गया है कि 69% रिजर्व्ड पोस्ट जो है यूपी गवर्नमेंट में वो वैकेंट है। यानी हजारों की तादाद में पोस्ट हैं, वैकेंट हैं, और वो रजिस्टर्ड हैं, वो रिजर्व्ड हैं पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के लिए, खुसूसन एससी एसटीज़ के लिए और ओबीसीज के लिए। मगर इस तरह के पोस्ट को डेलिबरेटली खाली रखा जाए, सालों तक उन पोस्ट को वैकेंट रखा जा रहा है, ताकि ये लोग उन पोस्ट तक पहुंच ना सकें और सोशल जस्टिस की मंजिल की तरफ पेशरफ न कर सकें। बड़ी शर्म की बात है। हम इसके लिए अपर कास्ट को ब्लेम कर सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से मैं और आप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो इंतहाई गैर इंसानी एक एक्टिविटी है, उसमें
हिंदुस्तान में 7 लाख से ज़्यादा दलित्स इन्वॉल्व हैं। उनके रोजी रोटी का जरिया मैनुअल स्कैवेंजिंग है। उनको उस हालत से बाहर लाना हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए जिम्मेदार चाहे वहां तक उनको पहुंचाने में किसकी जिम्मेदारी है ये बहस छोड़िए, हमारी जिम्मेदारी, हमने क्या किया है उनको उस हालत से बाहर निकालने के लिए। इसके लिए हम इंदल्लाह भी और इंदन्नास भी जवाबदार हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में मैंने डिफरेंसेस का जिक्र किया। कुछ चीज़ें कॉमन हैं जिस पर हमारी नज़र होनी चाहिए और जिससे हमारी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए। मसलन अभी जो पीयू का रिसर्च आया, मुख्तलिफ दूसरे स्टडीज़ आए हैं, उनसे एक बात का पता चलता है कि हिंदुस्तान में चाहे लोगों का मजहब कुछ भी हो, उनका कास्ट कुछ भी हो, वो किसी भी ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हो, बुनियादी तौर पर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर उनका ईमान है। वो समझते हैं, तकरीबन 93% लोग कम अज़ कम वो मानते हैं कि इस दुनिया को कोई है पैदा करने वाला, हमको कोई देख रहा है, हमको कोई सुन रहा है, इस तरह का एक भगवान है, खुदा है, एक लॉर्ड है, एक गॉड है। इस एक एग्जिस्टेंस को, वो चाहे कितना भी वेग हो, बेसिकली उसके एग्जिस्टेंस को लोग मानते हैं। यानी लोग यहाँ पर मुल्हिद या दहरिये नहीं हैं। 93% लोग कम अज़ कम बहुत ही सीरियसली एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानते हैं। ये हमारे लिए मेरे ख्याल से एक खुशाइंद चीज़ है जहाँ से सफ़र का आगाज़ हो सकता है। ये और बात है कि आम जो हिंदुस्तानी हैं वो गॉड को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। जिस तरह सेमेटिक रिलीजन्स में या फिर अपर कास्ट में जो खुदा को सीरियसली लिया जाता है, उतना सीरियसली हिंदुस्तान के अवाम, खुसूसन लोअर कास्ट के अवाम जो है खुदा की एंटिटी को उतना सीरियसली नहीं लेते। खुदा कौन है, कहाँ है, क्या है, उसके सिफात क्या है, इस तरह के मौज़ूआत पर उनके दरमियान मबाहिस बहुत कम होते हैं। कुछ रिचुअल्स हैं जिसको वो प्रैक्टिस करते हैं, वरना खुदा को बतौर मौजू, बतौर मजमून वो उस पर बहस नहीं करते आमतौर पर। और आमतौर पर एक ट्रेंड है लोगों में कि फौरी जो मादी ज़रूरियात हैं उनसे खुदा को रिलेट किया जाता है। अब जैसे किसी को इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू देना है, तो वो खुदा को याद करेगा और वो कन्फ्यूजन में रहता है कि किस खुदा को याद करूं। आपने वो 3 इडियट मूवी में देखा होगा कि एग्ज़ाम के दिन स्टूडेंट्स कितने माबूदों के पास जाते हैं। कोई सांप के पास जा रहा है, कोई गाय के पास जा रहा है। यानी ये ऐसा नहीं कि उससे पता चलता है कि गॉड के तरह से कन्फ्यूजन है और सिर्फ इमीडिएट मादी ज़रूरत के तहत गॉड को अप्रोच किया जाता है। यानी आपको तरीक़े ज़िंदगी क्या होना चाहिए, आपकी फ़िलॉसफी क्या होनी चाहिए, इन चीज़ों से गॉड को रिलेट नहीं किया जाता। और हिंदुस्तान में हर तबके के, हर कास्ट के लोग अपने, उनके लोकल अपने डाइटीज़ होते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक छोटा ज़िला है हमारा, इस ज़िले में 4-5 प्रोमिनेंट कम्युनिटीज़ हैं। उनमें से हर कम्युनिटी का गॉड जिसकी वो इबादत करते हैं वो अलग है। लोकल गॉड्स हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एप्लीकेबल है। हर जगह लोग अपने, उनका एक लोकल मंदिर होता है, उसमें एक लोकल भगवान होता है। हिंदुस्तान में ऑल इंडिया गॉड का फिनोमिनन जो है वो रीसेंट है। अब जैसे रामायण मूवी की वजह से श्री रामचंद्र का तारुफ हुआ पूरे हिंदुस्तान में, इसी तरह कोई और मूवी आती है उसके ज़रिए से एक और माबूद का तारुफ होता है। वरना इनहेरेंटली लोगों का कोई जज्बाती लगाव इन ऑल इंडिया डाइटीज़ के साथ नहीं है। उनका जज्बाती लगाव जो है वो अपने लोकल माबूद के साथ है, और वो लोकल जो माबूद है वो सिर्फ कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स तक मारूफ रहता है, उससे आगे फिर माबूद बदल जाता है। तो ये सूरत हाल है। एक और अच्छी बात पूरे हिंदुस्तान के लिए जिसको हम जनरली कॉमन समझ सकते हैं वो है कि मुकाफात अमल जो, यानी हर काम का हम नेक काम करेंगे तो उससे अच्छा होगा, अच्छा फल मिलेगा, और हम कोई बुराई करेंगे तो उसका बुरा फल मिलेगा हमको। ये अकीदा
मोटे तौर पर तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में पाया जाता है। यह और बात है कि उसकी तफसीलात में काफ़ी फ़र्क है। हमारे अकायद में हम जो समझते हैं जज़ा व सज़ा का जो हमारा तस्वुर है, मुसलमानों का तस्वुर है या ईसाइयों का या यहूदियों का तस्वुर है, उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर कर्मा फ़िलासफ़ी है। लोग कर्मा फ़िलासफ़ी जो जिसको यहाँ अपर कास्ट ने इंट्रोड्यूस किया, उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। एक बड़ा तबका यहाँ ये समझता है कि अगर हम नेक अमल करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट जन्म होगा, हमारा जो इनकारनेशन होगा, तो वो उसके मुताबिक होगा। अगर नेक काम करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा हमको, अगर बुरा काम करेंगे तो बुरे तौर पर हमको बुरे हालात में हमको पैदा किया जाएगा, इस तरह का। बहरहाल आमाल का कुछ कॉन्सिक्वेंस है, कुछ रिजल्ट्स हैं, ये यहाँ के अक्सरियत जो है वो मानती है उसको। यहाँ पर एक और वेस्ट के मुकाबले में मैं जब हिंदुस्तान को देखता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में से है कि यहाँ पर करोड़ों की तादाद में लिक्कर के कंज्यूमर्स हैं, करोड़ों की तादाद में जुआ खेलने वाले हैं, मगर एक चीज़ कॉमन है कि कोई भी यहाँ पर लिक्कर को ग्लोरीफाई नहीं करता। इसी तरह दूसरे जो बुराइयाँ हैं जिनको हम बुरा समझते हैं, उनको वो भी बुरा समझते हैं। लिक्कर को बुरा समझते हैं, जुए को बुरा समझते हैं, फहाशी को बुरा समझते हैं, जिना को बुरा समझते हैं। ये एक मुश्तरक चीज़ है जिसको हमको एक्नॉलेज करना चाहिए और एडमायर करना चाहिए। सिला रहमी का जो रवैया है वो उनमें वालिदैन का एहतराम करते हैं, रिश्तेदारों से जज्बाती लगाव रखते हैं, रिश्तेदारों की खिदमत करना अपना फरीज़ा समझ। ये जनरली हिंदुस्तान के तमाम कास्ट और कम्युनिटीज़ में ये चीज़ें पाई जाती हैं। फैमिली के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं उनके। ये हमारे और उनमें मैं समझता हूँ कि मुश्तरक चीज़ है। हिंदुस्तान में एक जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि क्लरिक्स पर या पुरोहित पर, खुदा और बंदे के बीच में जो मिडिल मैन होता है, उस पर काफ़ी डिपेंडेंस है। मुख्तलिफ लोग हम आमतौर पर रिलीजियस नॉलेज लोगों को चूँकि नहीं होता लोअर कास्ट में, तो कोई रिलीजियस सेरेमनी के लिए, रिलीजियस ओकेशन के लिए वो अपर कास्ट के खुसूसन ब्राह्मण्स पर डिपेंड होता है। और ये जो पुरोहित का जो पोजीशन है मिडिल मैन का, उसको अपर कास्ट वालों ने अच्छा खासा इस्तेमाल किया है लोअर कास्ट पर अपना होल्ड मजबूत करने के लिए। ये टूल है अपर कास्ट का दूसरे कास्ट पर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव टूल है। मगर हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे कास्ट भी हैं जिनमें इसके खिलाफ रिबेलियन है, जो लोग डेलिबरेटली पुरोहित का सहारा नहीं लेते। और हिंदुस्तान में जो बहुत से रिफॉर्मर्स आए हैं, उन्होंने इनके खिलाफ बात की है। उन्होंने कहा कि शूद्रास को चाहिए कि वो किसी भी मामले में पुरोहित पर डिपेंड ना हो, अपने रिचुअल्स खुद कर लें। खुसूसन हमारे यहाँ श्री नारायण गुरु के जो टीचिंग्स हैं, उसमें हम यही देखते हैं कि वो एंटी रिलीजन नहीं थे मगर एंटी पुरोहित थे। वो कहते हैं किसी भी मजहबी रिचुअल के लिए पुरोहित की ज़रूरत क्या है, अपना काम आप खुद, अपने मजहबी रसूमात आप खुद अदा करें। और आप जिस हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में जाइए, वहाँ न सिर्फ ये कि उनका एक लोकल डायटी होता है, लोकल माबूद होता है, बल्कि उस माबूद के अतराफ कुछ बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरीज होते हैं। आपको अगर उन किसी भी इलाके के लोगों से इंटरेक्ट करना है तो फिर उन स्टोरीज का जानना जो है आपके लिए ज़रूरी है। आमतौर पर ये डोगमा है हिंदुस्तान के ताल्लुक से, खुसूसन बाहर मुल्कों में वो समझते हैं कि हिंदुस्तान की मेजॉरिटी वेजिटेरियन है, हालांकि सही नहीं है। हिंदुस्तान की मेजॉरिटी बल्कि 80% मेजॉरिटी नॉन वेजिटेरियन है। कोई तो हैबिचुअल नॉन वेजिटेरियन से, रोज़ नॉन वेज खाने वाले, कोई ओकेशनल खाने वाले, मगर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन जो है हिंदुस्तान में वो 20% से कम है। हिंदुस्तान वो जगह है जहाँ एक चीज़ कॉमनली पाई जाती है, अच्छाई की कदर की जाती है। आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में देखें, खुसूसन आप किसी की खिदमत करें तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, किसी का एहतराम करें उसको अप्रिशिएट किया जाता है, किसी से मुस्कुराएं उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो अच्छा या आपके अखलाक अच्छे हों, आपके आदत अच्छे हों, आप बुरे चीज़ों से, बुरी आदतों से दूर हैं, इन तमाम चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाता है और उनका एहतराम किया जाता है। इस बात को हमें नोट करनी चाहिए। और हिंदुस्तान में जो गैर मुस्लिम है ना, जो हिंदूज़ हैं, उनमें जनरली ये बिलीव किया जाता है कि वो सब अपने मैयत को जलाते हैं। ऐसा नहीं है। उनमें एक बड़ी तादाद है, ख़ास करके हमारे यहाँ जो
अपर कास्ट में तो बिल्कुल कॉमन है डेड बॉडीज को जलाना, मगर वहाँ भी एक्सेप्शंस हैं। छोटे बच्चों को दफनाया जाता है, और जो उनके सेंट्स होते हैं, जो मजहबी गुरु होते हैं, उनको भी दफनाया जाता है, उनको जलाया नहीं जाता। और लोअर कास्ट में तो जनरली ट्रेडिशनली वो लोग अपने मुर्दों को दफनाते हैं, मगर अभी जो अर्बनाइजेशन के साथ जैसे जैसे ज़मीन की कीमतें बढ़ती गई हैं और फिर अपर कास्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, तो फिर बरियल की से फ्यूनरल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मगर ट्रेडिशनली हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका, यहाँ के कास्ट में से बहुत से कास्ट दफन करने में यकीन रखते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि मुसलमान जो पर्दे के कायल हैं, तो एक कॉमन चीज़ ये देखते हैं कि हिंदुस्तान के बहुत से सोसाइटीज़ में बड़ी तादाद में, खुसूसन रूरल इंडिया में बड़ी तादाद में औरतें पर्दे का एहतमाम करती हैं। अभी रिसेंटली एक सर्वे आया जिसमें कहा गया है कि रूरल यूपी में 91% औरतें घूंघट पहनती हैं और अपनी सूरत जो है पराये मर्द के सामने नहीं दिखाते, बल्कि खुद अपने फैमिलीज के करीबी रिश्तेदारों के सामने अपना मुंह नहीं दिखाते। इस तरह के रसूमात हैं। राजस्थान में, रूरल राजस्थान में ये तादाद जो है 95% से ज़्यादा है, बल्कि अर्बन राजस्थान में भी इस तरह के लोगों की तादाद बहुत बड़ी है। यानी जनरली औरतें घूंघट पहनती हैं। और ये दिल्ली जैसे बहुत ही एडवांस जो शहर है, वहाँ भी हिंदू औरतों का एक बड़ा तबका जो है वो घूंघट पहनता है और उसको ज़रूरी समझता है। तो हम हिंदुस्तान के बारे में बात करें तो हिंदुस्तान में जो डाइवर्सिटी है उसके ताल्लुक से कुछ और बातें अर्ज करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हिंदुस्तान में जो रिकग्नाइज्ड लिंग्विस्टिक एफिलिएशंस हैं, लैंग्वेजेस हैं, 2011 के सेंसस में तकरीबन 19,600 लिंग्विस्टिक एफिलिएशंस को रिकग्नाइज किया गया। ये कोई बिलीव नहीं करेगा दुनिया के दूसरे किसी हिस्से में कि एक मुल्क में इतनी जुबानें हो सकती हैं। उसमें से तकरीबन 1,400 लैंग्वेजेस को मदर टंग के तौर पर रिकग्नाइज किया गया। तकरीबन 1,500 डायलेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया। अब मलयालम एक जुबान है साउथ इंडिया में, उस एक जुबान के अंदर 13 मेजर डायलेक्ट्स हैं, माइनर डायलेक्ट्स अलग हैं। कन्नड़ा में 20 मेजर डायलेक्ट्स हैं। तमिल जुबान में 23 डायलेक्ट्स हैं, मेजर डायलेक्ट्स, और तेलुगु में 25 हैं, और हिंदी जुबान जिसको हम लोग डोमिनेंट लैंग्वेज समझते हैं उसमें 48 डायलेक्ट्स हैं। और ये डायलेक्ट्स इतने मुख्तलिफ हैं कि एक डायलेक्ट के बोलने वाले को दूसरे डायलेक्ट के बोलने वाले की बात समझ में नहीं आती, इतना डिफरेंस है उसमें। हिंदी के एक वर्शन को दूसरे वर्शन वालों के सामने ट्रांसलेट करना पड़ता है, इतना फर्क है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इतनी है इंडिया में। अगर आपको वाकई सोसाइटी के सेगमेंट्स में इंटरेस्ट है तो आप ये देख सकते हैं कि इंडिया में तकरीबन 3 करोड़ स्लम ड्वेलर्स हैं। ये खुद अपने आप में एक सेगमेंट है और तवज्जो के काबिल है, और हमारा जो मिशन है उससे खास ताल्लुक़ है इस सेगमेंट से। तकरीबन 3 करोड़ स्लम ड्वेलर्स हैं। इंसानी एतबार से हमारी जिम्मेदारी है, कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। इनका जो लाइफस्टाइल है, जिन हालात में ये लोग जी रहे हैं, उन्हें अगर देखें तो हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इनके ताल्लुक से। मैं बस इशारा कर रहा हूं कि उस सेगमेंट के ताल्लुक से हमको मुताला करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका डिस्प्लेस्ड है, जैसे रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करते हैं लोग। ये लोग हमारे तवज्जो के काबिल हैं। और जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तब डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों। जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो हमेशा हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, ये हमारे तवज्जो के मुस्तहिक हैं। हिंदुस्तान का तकरीबन 72% हिस्सा रूरल इंडिया में रहता है, विलेजेस में। हिंदुस्तान में तकरीबन 5 लाख विलेजेस हैं, जिनमें से अक्सर विलेजेस में आबादी जो है 1,000 के करीब है। ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 से 5,000 तक, इस तरह के 5 लाख विलेजेस हिंदुस्तान में हैं। अगर आपको सोशल चेंज
में वाकई दिलचस्पी है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और आपका अप्रोच जो है वो नहीं हो सकता सोशल चेंज में जो आप अर्बन एरियाज में अपनाते हैं। विलेजेस के लिए आपको दूसरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, दूसरा ही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। अभी जो मैं अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूँ, अभी जो करंट इंडिया है, इसमें हम लोग अगर पॉजिटिवली देखें तो बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में हमारे लिए उम्मीद अफजा नजर आएंगी। यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कम्युनलिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा चैलेंज है, माइनॉरिटीज़ को आइसोलेट करने की जो कोशिशें हो रही हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम जानते हैं, और यहाँ का जो इंटेलिजेंट तबका है वो जानता है कि ये इन एक्टिविटीज़ में जो लोग एंगेज हैं उनका असल मिशन जो ये नहीं है। वो लोग यहाँ पर कैपिटलिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर अपर कास्ट के डोमिनेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, यहाँ के लोअर कास्ट को वो लोग सप्रेस करना चाहते हैं, यहाँ के गरीब तबके को वो सप्रेस करना चाहते हैं। ये उनका असल मिशन है। फिर भी वो लोग जो बज़ाहिर जिन एक्टिविटीज़ में मुलवस हैं वो यही एक्टिविटीज़ हैं, कम्युनलिज्म है, इस्लामोफोबिया है, आइसोलेशन है। मगर ये कोई लाइलाज मर्ज नहीं है। अगर हम कोशिश करें यहाँ पर इफ़ेक्टिवली, अगर कोशिश की जाए तो इन चीज़ों का तदारुक हो सकता है, इनका मदावा हो सकता है। पिछले 4 सदियों में खुसूसन जो हिंदुस्तान में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें मेरा रीडिंग ये है कि यहाँ के जो मासेस हैं वो बिल्कुल रिजिड या एडमेंट नहीं है। उनके थॉट्स जो है वो बिल्कुल स्टैग्नेंट नहीं है, उनको उनमें तब्दीली हो सकती है। गलत फोर्सेस ने अपने प्रोपेगेंडा के ज़रिए से ये साबित किया है कि हिंदुस्तान के लोग इतने मासूम हैं कि दुनिया का मोस्ट इनह्यूमन, दुनिया का मोस्ट एब्सर्ड, दुनिया का मोस्ट इर्रेशनल आइडियोलॉजी यहाँ पर प्रमोट किया जा सकता है। लोगों को उस आइडियोलॉजी की तरफ माइल किया जा सकता है। ये पिछले 4 डिकेड्स में ये सबक हमने सीखा है। अगर प्रोपेगेंडा के ज़रिए से, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के ज़रिए से इस तरह के एब्सर्ड आइडियोलॉजीज़ को अगर यहाँ प्रमोट किया जा सकता है तो फिर सही कंस्ट्रक्टिव यूजफुल जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, इस तरह के आइडियोलॉजीज़ को क्यों नहीं प्रमोट किया जा सकता। अलबत्ता काम खुद ब खुद नहीं होगा। जिस तरह बातिल के प्रमोट करने वालों ने सही ज़राए को अपना कर अपने नज़रियात को प्रमोट किया, इसी तरह हक़ के मानने वाले वो अगर सही आइडियोलॉजी को प्रमोट करें तो ज़रूर यहाँ पर समाज में तब्दीली आ सकती। जो अभी हालात हॉस्टाइल हैं, उन हॉस्टाइल हालात को बदला जा सकता है। हिंदुस्तान में मैं ये देखता हूँ कि हम जिस सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जिस सेक्युलरिज्म को हम आइडियल मानते हैं कि यानी मजहबी रवादारी को, सेक्युलरिज्म उस माने में, पॉजिटिव माने में, तो उसको आज कौन प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में? गैर मुस्लिम ही हैं जो फोर फ्रंट में है सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने में। माइनॉरिटीज़ के राइट्स को जो एडवोकेट करने में यहाँ के गैर मुस्लिम मुख्तलिफ, उसमें अपर कास्ट के भी लोग हैं, लोअर कास्ट के भी लोग हैं, मुख्तलिफ तबके के लोग हैं। अलबत्ता गैर मुस्लिम हैं जो मुख्तलिफ फ्रंट्स में माइनॉरिटीज़ और ऑप्रेस्ड सेक्शंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के फैक्टर्स पर हमारी नज़र होनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हालात को मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ। मैं प्रोपेगेंडा की बात कर रहा था। प्रोपेगेंडा का पावर इतना है कि दुनिया भर में ऑरेंज जूस, आप जानते हैं ऑरेंज जूस और पेप्सी कोला के बीच में क्या फ़र्क है। प्रोपेगेंडा के ज़रिए से आप ऑरेंज जूस को अनटचेबल बना सकते हैं और पेप्सी को हर आदमी का ड्रिंक बना सकते हैं। आदमी ऑरेंज जूस के लिए पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता, मगर पेप्सी को उससे ज़्यादा पैसे देकर खरीद लेता है। तो इससे ये सबक मिलता है हमको कि प्रोपेगेंडा एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी भी चीज़ को प्रमोट किया जा सकता है। ये हमारी कोताही है कि हम जो सही नज़रियात के मानने वाले हैं, हमने अपने नज़रियात को प्रमोट करने के लिए सही ज़राए का इस्तेमाल नहीं किया। आप देखते हैं जिन लोगों को अपना आइडियोलॉजी प्रमोट करना होता है, अपने अकायद प्रमोट करने होते हैं, वो सर्विस को बतौर ज़रिया अपना सकते हैं, फिर प्रोपेगेंडा को अपना सकते हैं। ये 2 चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से आप सोसाइटी के ट्रेंड्स को बदल सकते हैं।
जिन हजरात का उर्दू ज़ुबान के साथ कोई जज्बाती लगाव हो, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने शायद उनके जज्बात को मजरूह किया है। फिर इसी के साथ मैं अपनी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हक़ को प्रमोट करने, इंसाफ को प्रमोट करने, और जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज को गहराई के साथ ऑब्जेक्टिवली जानने की हम को अल्लाह ताला तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।